अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, ये प्रोग्राम देखते हैं आप रमज़ानुल मुबारक में सुबह 11 बजे से 12 बजे तक। इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूं मुख्तलिफ डिजीज़ के स्पेशलिस्ट से और ख़ासकर उन लोगों से जिनका ताल्लुक मेडिकल की किसी भी फील्ड से होता है, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं आपको बताती हूँ किसी भी बीमारी होने की वजूहत, अलामात, इलाज, मौलज, एहतियाती तदाबीर और ग़िज़ाई एहतियात के बारे में और मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में हम आपको डिटेल से अवेयरनेस देते रहते हैं। और आज चूँकि 31 मार्च है और वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया जाता है, तो इसी मुनासबत से आज का हमारा टॉपिक है ऑटिज्म के हवाले से। इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे उनका तारुफ कराती चलूँ। मेरे पहले गेस्ट हैं CEO दारुस्सूकून वेलफेयर सोसाइटी के सेवियो परेरा साहब। अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद करते हैं। खुशामदीद जनाब, क्या हाल चाल है? खैरियत से? और मेरी जो अगली गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे उनका तारुफ कराती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उम्मे ऐमन, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन हैं सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल और इसके साथ साथ शड हॉस्पिटल में, और इनकी स्पेशलिटी में है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, चेस्ट डिजीज़ एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अपनी मोअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैरियत से? मैं ठीक हूँ। जी जनाब, आज नाज़रीन हम बात कर रहे हैं हम ऑटिज़म की बीमारी पे। जब अल्लाह ताला किसी घर में कोई औलाद की नेमत अता करता है तो वालिदैन और घर वाले बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगर कुछ अरसे बाद ये मालूम चले कि उस बच्चे में कोई जहनी या जिस्मानी बीमारी और उसकी नॉर्मल हरकत व सकनात नहीं है, तो वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उनको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। इस बारे में आज हम अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से जानेंगे। डॉक्टर साहबा, मैं आपसे बात कर इब्तदा करूँगी कि मुझे एक बात बताएं कि ये ऑटिज़म की बीमारी जो है ये क्या है? अच्छा, ऑटिज़म की सच इसको हम बीमारी नहीं, एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है ना, जिससे हम कहते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ये एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम में ना इसमें बहुत सारे जिसे कहते हैं अलामात और बहुत सारे जो है ना सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं इसमें। लेकिन जो मेन सिम्टम्स हैं जिससे हम बीमारी को तशख़ीस करते हैं किसी बच्चे में, वो ये है कि जैसे आई कांटेक्ट का ना होना, ठीक है, और बच्चा 18 महीने की एज तक उसकी स्पीच यानी कि बोलने की सलाहियत का ना होना। यानी वो जैसे नॉर्मल बच्चे अपनी बात उस दौरान 1 वर्ड या 2 वर्ड में करते हैं, उस तक माइलस्टोन्स नहीं पहुंचते उस बच्चे के। अच्छा, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जब हम एक नॉर्मल बच्चे को लेते हैं, अगर उसको इन्वायरमेंट में अगर हम बच्चे को देते हैं कोई इन्वायरमेंट जिसमें लोग हैं, तो वो बच्चा उनसे कम्युनिकेट करने का, उनसे सोशलाइज करने की कोशिश करेगा। अच्छा, लेकिन जो ऑटिस्टिक बच्चा है उसकी सोशलाइजेशन की एबिलिटी भी नहीं होगी। अच्छा, ठीक है। ये 3 जो है ये मेन अलामात हैं और ये एक स्पेक्ट्रम है जिसमें ये एक तरह से समझें ब्रेन में कनेक्शंस हैं, जैसे वायरिंग्स हैं, ठीक है। हमारे एक समझे ब्रेन एक सॉकेट है जिसमें बहुत सारी वायरिंग्स हैं, तो वो वायरिंग्स का गलत सॉकेट में लग जाना, अच्छा, इसको इस तरह से हम समझा perceive सकते हैं कर लोगों सकते हैं। को। हाँ, आम ओके, जबान में हम यही कह सकते हैं कि जैसे अगर एक ग्रीन सॉकेट है तो उसमें ग्रीन वायर लगना चाहिए, तो उसमें ग्रीन वायर की जगह रेड वायर लग रहा है, ठीक है, और रेड सॉकेट में रेड वायर की जगह ग्रीन वायर लग रहा है। और अगर हम ये रेगुलर करें तो धमाका हो जाता है। बिल्कुल। और अगर सही बात। इसीलिए बिल्कुल ऐसा ही है जो आपने बोला ना कि जो धमाका, वो हम आगे बात करेंगे तो मैं आपको ठीक है बताऊंगी कि जनाब। किस हवाले से मैं कह रही हूँ। ठीक है, डॉक्टर साहबा ने हमें बताया कि बेसिकली जो है ऑटिज्म बीमारी नहीं है, बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जो कि बहुत सारे लोगों में पैदाइशी तौर पर होता है और उसमें मजीद स्टार्ट टू एंड क्या क्या होता है, क्या अलामात आती हैं, किस तरह ट्रीटमेंट होता है, इस हवाले से भी जानती है, क्योंकि इन बच्चों की ज़िंदगी नॉर्मल से हटकर होती है। इस बारे में हम जानेंगे सेवियो परेरा साहब से। सेवियो परेरा साहब, चूँकि आप CEO हैं दारुस्सूकून के, पहले तो मुझे अपने इदारे के बारे में बताइए कि ये इतना अरसा हो गया इसको कायम हुए हुए, और क्या सोच के इस इदारे का क़याम किया? एक्चुअली 55 इयर्स हो गए इस इदारे को, और जब ये शुरुआत हुई थी तो ज़ाहिर है हमारे सोसाइटी में इस तरह के डिसेबल्ड बच्चे या डिसेबल्ड लोग मौजूद थे जो कि सोसाइटी उनको दे वर शनिंग देम ऑफ, ठीक है ना। तो उनको एक्सेप्ट करने के लिए हमने अपने वो दरवाजे खोले थे। तो हमारे पास सिर्फ ऑटिज़म के अलावा दूसरे और डिसेबिलिटीज़ अच्छा, के भी हैं, मतलब ऑटिज़म इज़ जस्ट वन ऑफ देम। वी हैव माइक्रोसेफेलिक्स, वी हैव ब्लाइंड, वी हैव डेफ, अच्छा, तो वी हैव सेरिब्रल पल्सी एज वेल। तो इस तरह के हमारे पास तो डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के वी हैव डिफरेंट चिल्ड्रन। तो यहाँ ऑटिज़म के हवाले से वी हैव अराउंड इन आवर सेटअप वी हैव अराउंड 40 से 50 इस वक्त हमारे पास डिफरेंट एज ग्रुप्स के रेजिडेंट्स या मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, जो आपके पास रेजिडेंट्स मौजूद हैं वो किस एज के हैं ज़्यादातर? स्टार्टिंग फ्रॉम 6 to 7 years से लेके अभी 35 years
तक भी हमारे पास तो autism के पेरेंट्स बच्चे ने आपके पास जो है वो मतलब इनको छोड़ दिया है, छोड़ मिलने दिया आते है। हैं, नहीं कुछ आते, क्या जी हाल जी सूरत कुछ मिलने हाल है? आते हैं, कुछ ने तो ऐसी अबैंडन कर दिया है। अच्छा। तो हम जो है इनकी टेक केयर करते हैं, हम पूरा सारा proper पूरा आप- प्रॉपर उनका। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आपने चूंकि कहा कि ये एक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, मुझे एक बात बताइए, जब ये किसी बच्चे में ऑलरेडी मौजूद है तो कितने मंथ बाद माँ बाप को एहसास होता है कि बच्चा जो है नॉर्मल से हटके इसकी मूवमेंट से? अच्छा, अर्ली जैसे लाइफ में ना इसमें इतना पता नहीं चल रहा होता, क्योंकि यूजुअली जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स, कोई बच्चा दे रहा होता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है, और कोई बच्चा नहीं भी दे रहा होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा न खास्ता उसको ऑटिज़म है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं 12 मंथ्स की एज। अब इसकी डिटेक्शन ना 12 मंथ्स की एज पर भी पॉसिबल है। उसमें आपने देखना ये है कि रेड फ्लैग साइंस क्या है बच्चे में। रेड फ्लैग साइंस का मतलब ये हो गया कि बच्चा उस वक्त अपनी 12 महीने का बच्चा जो है वो अपनी माँ की आवाज़ पहचान रहा होता है। बिल्कुल। अगर उसकी माँ की कहीं से उसको आवाज़ देंगी तो वो रिस्पॉन्स देगा, भले वो आइज़ अपनी आइज़ उस तरफ उस डायरेक्शन में लेके जाए या अपनी नेक उस तरफ मूव करे। बिल्कुल ऐसे इतना ही। एक 12 महीने के बच्चे को होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं कि ज़्यादातर जो इसकी डायग्नोसिस होती है वो 18 मंथ्स टू 2 ईयर्स के बीच में होती है। अच्छा, जो बिल्कुल रेड फ्लैग्स जो आपको बिल्कुल पक्का वो कर रहे होते हैं कि नहीं अब बच्चे की असेसमेंट लाजमी होनी चाहिए, वो आपके 18 मंथ्स में डिटेक्ट होते हैं। उसमें ये हो रहा होता है कि बच्चा एक तो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होता। लाइक नॉर्मल बच्चा उस 18 मंथ्स की एज में अगर वो मुंह से नहीं बोल पा रहा तो वो कोई चीज़ पॉइंट करके बताएगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए अपने पेरेंट को, जिनको वो जानते हैं। ठीक है, पॉइंटिंग उसकी बच्चे की होनी चाहिए उस एज पे। दूसरी चीज़ ये कि आई कांटेक्ट, 18 महीने का बच्चा अगर आप उसका नाम लेके उसको बुलाएंगी तो वो लाजमी आपको देखेगा। अच्छा, ठीक है, सही। उस पॉइंट पे ही पेरेंट्स डिटेक्ट करते हैं कि इसको कहीं सुनने का मसला तो नहीं है बच्चे को। अच्छा। सबसे पहले जो पेरेंट्स डिटेक्ट करते हैं वो ये नहीं बोलते कि कोई बीमारी, जहनी बीमारी है कोई इस तरह की, वो कहते हैं बच्चे को शायद सुनाई सही नहीं दे रहा, अच्छा, बच्चा क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। रिस्पॉन्स ही नहीं ठीक दे है रहा, ना। हाँ। बहुत सारी ऐसी चीज हो रही हैं जिस पे बच्चे को बहुत रिस्पॉन्स देना चाहिए, लेकिन वो एक अपनी समझे अपनी एक दुनिया में ही मगन है, इसलिए वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ठीक है। अच्छा, वो जो आप कह रही हैं दुनिया में मगन है, तो क्या होता है, क्या उसको लोग सामने वाले सही से नहीं दिख रहे या माइंड कहीं और होता है? बिल्कुल, उसमें ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी आपकी तस्वीर जैसे मुझे अभी नजर आ रही है, तो मुझे ये हो रहा है कि मुझे आपको ही देखना है और आप पे ही फोकस रखना है अपना। राइट, बिल्कुल। समझ आ रही है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन उन बच्चों का ये होता है कि वो आपके अलावा जो तखय्युलाती, माइनर हाँ। चीजें हैं उस रूम की, अच्छा, लाइक फैन है, हाँ, हाँ, वो हाँ। बच्चा उस फैन में गुम है। अब वो फैन वो होता किस है तरह ऐसा, से, हाँ, बिल्कुल, हाँ। वो फैन वो किस तरह से परसीव कर रहा है हमें नहीं पता कि उसके सही। ख्यालात की दुनिया में वो फैन कोई टॉय भी हो सकता है, कोई Definitely। कार्टून कैरेक्टर उसको एज्यूम कर रहा है, वो उसको डायनासोर समझ रहा है। जो नॉर्मली होता है इन बच्चों का एजम्पशन वो यही होता है कि ये अपने ख्यालों में उनको कुछ और नजर आ रहा होता है कि मतलब ये बंदा इतना अहम नहीं है, उसकी जगह वो फैन है। फैन है। ठीक है, वो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको इग्नोर, जो मैंने आपको कहा ना सॉकेट और वायरिंग का डिफरेंस, वो यही है कि सॉकेट जो है वो डिटेक्ट नहीं कर रहा कि इस वक्त मुझे किस चीज पे फोकस रखना है, किस चीज पे मुझे अपनी आईज जमानी, मतलब हाँ, जैसे कहते हैं समझ ना, आ नजरें रही, जमानी हाँ, है, हाँ, हाँ। कांटेक्ट किस चीज से रखना है। मैं आपसे यानी बात कि जो कर रही हूँ, मेरा face- आधार हाँ, आपसे है, बिल्कुल इंटरेक्शन, ऐसे ही, मैं हाँ। इधर नहीं देख रही हूँ, मैं उधर नहीं देख रही हूँ, लेकिन ये बच्चे आपके अलावा आपके इर्द गिर्द की माइनर चीजें नोट कर रहे होंगे। ओके, तो बिल्कुल। बड़ी जबरदस्त बात आपने जी। बताई कि ये तो मतलब पेरेंट्स के लिए बड़ी अच्छी बात है कि जो वो तवज्जो से देखें कि आया बच्चा हमारी तरफ मुतवज्जा हो रहा है या नहीं। Exactly। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म के हवाले से, जो कि डॉक्टर साहबा ने सही अल्फाज इस्तेमाल किए। ये बीमारी नहीं है, एक न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि मुख्तलिफ हरकत व सकनात से बच्चा जो है वो शो करता है। और ऐसे बच्चे घरों में जब होते हैं तो पेरेंट्स के लिए बहुत मतलब इम्तिहान की सूरत हाल होती है कि उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, किस तरीके से उसकी परवरिश करनी है। और दारुस्सूकून जैसे इदारों का क़याम किसी नेमत से कम नहीं। हम सैवियो परेरा साहब से इस बारे में जानते हैं कि सैवियो परेरा साहब, मुझे एक बात बताइए कि आप मुख्तलिफ जहनी और जिस्मानी बीमारियों के हवाले से काम करते हैं, तो जिस्मानी बीमारियों के पेशेंट भी क्या आपके पास रेजिडेंट्स हैं और जहनी भी, इस हवाले से मुझे बताएं। दोनों तरह के हैं और उनके अवार्ड्स डिफरेंट, हमने डिफरेंट समझे डोमेट्रीज में डाले हैं। जो जहनी इन केस ऑफ ऑटिज़म,
तो इनका एक अलग जैसे जो इनका रूटीन अलग होता है। जो जिस्मानी माजूर बच्चे होते हैं उनकी फिजियोथेरेपी रोज़ाना होती है, लेकिन ये जो बच्चे हैं ऑटिज़म, इनकी एक क्या कहते हैं प्ले थेरेपी रोज़ाना होती है। इनकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी रोज़ाना होती है, इनकी स्पीच थेरेपी रोज़ाना होती है। ठीक है ना, तो ये इनकी डिफरेंट थेरेपीज होती हैं, क्योंकि यह जाहिर सी बात है ये बच्चे हालांकि फिजिकली बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, सिर्फ इनके जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मूवमेंट से पता चलता है। हाँ। उनकी ये कि रेपिटेटिव मूवमेंट्स होती हैं, हाथों का दोबारा हिलाना कि यूं तो और अच्छा किसी चीज़ पे फोकस करना। और असल में हम लोग जैसे गाड़ी को एक छोटी सी गाड़ी का खिलौना दे दें उनको, तो वो सिर्फ उसके पहिए को फोकस कर रहे होंगे ना। तो फिर हम लोग की जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्ले थेरेपी में एक स्पेशल एजुकेटर उनके साथ आ जाता है। फिर उनसे दो चीज़ें होती हैं, वो गाड़ी के साथ अपनी स्पीच भी बोलना शुरू करते हैं, ताकि वो फोकस उनका थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए। उनका सिर्फ फोकस उसी चीज पे रहेगा जिस पे। तो उनका ये करना है कि फोकस डाइवर्ट करना, वाली बात सॉकेट एक जगह फिक्स हुआ फिर क्या है, कुछ और बच्चों को ऐड करना, ताकि उनको एक प्ले ग्रुप की तरह, ताकि वो दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं। इन बच्चों का ये नॉर्मली होता है किसी एक, जैसे क्योंकि ये चूंकि हमारे साथ ही हैं, तो किसी एक टीचर के साथ वो एक लगाव हो जाता है। अच्छा, घर में अगर हों तो शायद मुझे ये लग रहा है कि किसी एक पेरेंट के साथ उनकी एक अटैचमेंट होती है, दूसरे पेरेंट को वो अच्छा बॉन्डिंग का जहाँ तक ये है कि ये बात फैक्ट है कि ये बच्चे जो हैं, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाले बच्चे होते हैं। यानी इन्हें ये पता होता है कि जिस बंदे से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, इन्हें लग रहा है कि जो बंदा मुझे समझ रहा है, ये उसको बेस्ट रिस्पांस देते हैं। अच्छा, सबसे अच्छा रिस्पांस ये उस बच्चे को दें, यानी कि उसकी वैल्यू उनकी निगाह में बड़ी अच्छी होती है। बहुत। और ये समझ जाते हैं। आप किसी गैदरिंग में भी देखें, कोई बंदा अगर इनके मूवमेंट, अब जैसे जिन्होंने जो बात बताई ना रिपीटेटिव मूवमेंट, उसमें टैपिंग आ जाती है कि मतलब जैसे मैं अगर एक नॉर्मल बंदा बैठा है, उसे पता है इस वक्त मुझे, हम भी टेबल पे टैप करते हैं ना अपनी एंजाइटी या स्ट्रेस कम करने के लिए, तो हमें पता है, लेकिन अभी हम प्रोग्राम चल रहा है तो मुझे इस तरह से टैप नहीं करना है। लेकिन वो चीज़ इन बच्चों में नहीं है। अगर मैं इनको बिठाऊंगी तो वो टैप करता रहेगा। अच्छा, समझ रहे हैं? जितनी देर तक मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, वो बच्चा अलग बैठा हुआ है अगर, तो वो टैप करके अपनी वो चीज़ कम करेगा कि अभी मेरे से इंटरेक्शन नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ, अटेंशन अपनी किसी और चीज में लगा देता है। अच्छा, टैपिंग है, या जिस तरह से इन्होंने बोला कार के जो व्हील्स हैं, अगर उसके हाथ में कुछ है वो उसको घुमाते रहेगा। ठीक है ना। और भी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जो एक बात को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, मैंने सही बोला, पैरेट टाइप ना, वो आप बोलेंगी उसके बाद उसके पीछे आप बोलेगा, वो एक बस इट्स जस्ट मतलब उनकी सैटिस्फैक्शन जब तक नहीं होती, वो उस बात को पूरा सही से समझ नहीं लेते, तब तक वो पूछते ही रहते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे पूछती हूँ कि जब आप ये इस बीमारी की, मतलब एक डिसऑर्डर की बात करें, मुख्तलिफ बीमारियों का ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पता चल जाए, क्या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इस चीज़ का पता चल सकता है, या माँ को क्या एहतियात करने की ज़रूरत है कि जो ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए? अच्छा, इसका ऐसा अभी पाकिस्तान में कोई डिटेक्शन नहीं है, टूल नहीं अभी तक वो हुआ है। इंटरनेशनली हो रहा है, यूएसए वगैरह में भी है, जेनेटिक डिटेक्शन हो रहा होता है, जिसमें हम जीन्स के हवाले से म्यूटेशन चेक कर सकते हैं, लेकिन वो भी कोई 100% नहीं है। ठीक है। उसकी वजह ये है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अब इसीलिए इसको कहा गया है क्योंकि इसमें सिर्फ जीन्स का ताल्लुक नहीं है, इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। अच्छा, यानी जीन्स तो ठीक है, म्यूटेशन हो गई, लेकिन अगर बच्चे को एनवायरमेंट ऐसा मिलेगा जो अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट है, तो हो सकता है वो जेनेटिक म्यूटेशन से वो बच्चा जो है वो कोप अप कर ले और वो नॉर्मल मतलब क्योंकि जो आपकी बातें मुझे समझ आ रही हैं कि अगर इन बच्चों को एक्स्ट्रा अटेंशन दी जाए, इनके साथ इनके लाइफस्टाइल को बेहतर किया जाए, मैं ख्याल से ये नॉर्मल लाइफ पे आ जाते हैं बहुत हद तक, बहुत ज्यादा। अच्छा, जो हम बात कर रहे हैं कि इनका जैसे दिमाग है ना, इनका दिमाग बहुत फास्ट पेस्ड है, तो इनको स्लो डाउन करने की जरूरत होती है। अच्छा, एग्रेसिव होते हैं बहुत ज्यादा, इसमें दोनों चीजें, हाइपर एंड हाइपो बोथ। अच्छा, जो हाइपो है यानी जिनका दिमाग स्लो है, तो वो उनको थोड़ा सा आपको तेज की तरफ लाना होगा। और जो बहुत जैसे कहते हैं हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म, एक टर्म है, वैसे तो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म में वैरायटी होती है थोड़ी सी। अच्छा, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं, ठीक है, और बहुत हाइपर एक्टिव बच्चे भी होते हैं, और कुछ हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म को कुछ लोग कहते हैं सिवियर ऑटिज्म। ठीक है। सिवियर ऑटिज्म एक अलग चीज है। सिवियर ऑटिज्म में ना थोड़ा डिसेबिलिटी वाली चीज ज्यादा है। अच्छा, ठीक है। लेकिन जो मॉडरेट टू माइल्ड टू मॉडरेट, या फिर आपके पास कह लें कि हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म है, तो वो नॉर्मल लाइफ की तरफ बहुत जल्दी आ जाएंगे, बशर्ते कि उन पे काम किस टाइम पे किया जा रहा है।
किस लाइफ के किस पीरियड में उन पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम तवज्जो दी जा रही है और किस टाइम पे उन पे सबसे ज़्यादा काम किया जा रहा है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब भाई ऐसे बच्चों को फिर स्कूलिंग के लिए क्या अलग भेजा जाता है, क्या होता है नॉर्मली बच्चों के साथ पढ़ाया अच्छा, जाता इन बच्चों में ये होता है कि पहले तो आप सबसे पहले आपने स्क्रीनिंग करवाई, जैसे यानी ज़्यादातर पेरेंट ये होते हैं कि वो घर में ऐसे बच्चे को, जैसे अगर रिस्पांस नहीं दे रहा बच्चा, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, तो वो परेशान होते हैं, वो एक पीडियाट्रिशियन के पास ही जाते हैं सबसे पहले। अब पीडियाट्रिशियन का वहां पर से काम शुरू हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ पीडियाट्रिशियन सही काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये बोल लेगा और ये जो है ना, आप इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये वक्त के साथ बोल लेगा। अच्छा, ठीक है, पीडियाट्रिशियन का उस वक्त काम ये होना चाहिए कि पीडियाट्रिशियन पेरेंट्स को ये गाइड करें कि अगर ये आप इस चीज़ को साइड में कर दें कि ऑटिज्म है या नहीं है, अभी अगर बच्चा नहीं बोल रहे, आई कांटेक्ट नहीं दे रहे, तो उस पे काम शुरू हो जाना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले आपने काम शुरू करना है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे देखते हैं। बिल्कुल हाँ। उसमें डिले नहीं होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल डिले नहीं। जैसे डॉक्टर साहब वो सर ने कहा कि हमारे पास स्पीच, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ये उनकी नीड्स हैं। ओके, ठीक है, और ये बेसिकली हर उस बच्चे की नीड है, लाइक स्पीच थेरेपी हर उस बच्चे की नीड है जिसने 18 मंथ्स तक वो स्पीच डेवलप नहीं की हुई, भले उसको ऑटिज्म हो या उसके साथ साथ हमारे पास और भी बीमारी हैं, मतलब कि और भी डिसऑर्डर्स हैं। स्पीच डिले आ जाता है, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर आ जाता है, ये सारी चीज़ें भी उसके साथ आती हैं। लेकिन आपने बच्चे की डायग्नोसिस तो बनवानी है, लेकिन डायग्नोसिस से इंपॉर्टेंट है उस पर काम। डायग्नोसिस बनवाने के लिए लोग रुक जाते हैं कि अभी हम असेसमेंट के लिए हमें टाइम नहीं मिल रहा, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, फिजियो वो अवेलेबल नहीं है जो असेसमेंट करने के लिए स्पेसिफिक कंसल्टेंट्स हैं। तो आपने उसकी वेट नहीं करना, आपने पीडियाट्रिशियन से पूछना है कि बिल्कुल आपने जो थेरेपीज हैं वो स्टार्ट करवा देनी है। ठीक है। अच्छा सैवी परेरा साहब, आप मुझे एक बात बताएं, जो आपके यहाँ ये ऑटिज्म के रेजिडेंट्स हैं, क्या इनका जो स्टाफ है, ट्रेनिंग उनको दी जाती है पूरी एक प्रॉपर उनकी लाइफस्टाइल के लिए, हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए, क्या तरीक़ेकार होता है? देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब वो डॉक्टर साहब बात करी थी कि हमारे पास जब पहले आते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये होता है कि न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट जैसे डिसऑर्डर्स, इनकी न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट हम लोग करवाते हैं फ्रॉम अ न्यूरोलॉजिस्ट। उससे पता चलता है कि वो किस स्टेज पे या किस ऑटिज्म, तो फिर शुरुआत होती है टू वर्क ऑन द चाइल्ड के। जब उनका रिपोर्ट आ जाती है तो हम फिर ये कहते हैं कि इनके ऊपर ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अब ऑक्यूपेशनल थेरेपी, लाइफ स्किल्स, आपने बटन कैसे बंद करना है, आपने शू के लेस कैसे बांधने हैं, और ब्रश कैसे करना है, बालों को कंघी कैसे करना है, तो ये लाइफ स्किल्स जैसे इन बच्चों को हम लोग सिखाते हैं। हाँ, तो इसमें से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी सिखाते हैं और जो डे टू डे इनके साथ जो केयर टेकर्स और केयर गिवर्स होते हैं वो भी इनको ये चीज़ें सिखाते हैं, सो दैट दे आर एबल टू कोप विद द डेली लाइफ। फिर हो जाता है कि सोशल इंटरेक्शन के भाई व्हेन दे आर कमिंग टू एन ऑफिस, तो उनको नॉक करना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, कैन आई कम इन, मतलब कुछ स्किल्स, कुछ जी। और फिर जब आप अपने सर्कल में वो खेलते हैं तो उन बच्चों के साथ बिहेव कैसे करना है, कैसे इंटरेक्ट करते हैं। जी, तो इस तरह से कुछ स्किल्स। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, चूंकि आप बात करें कि आपके पास जो टीम है वो इन सबको आपने मतलब हर चीज़ के लिए ट्रेन किया हुआ होता है, और इसके साथ साथ ये भी होता है कि जो बहुत सारे लोग बच्चों को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, उनका खुद का जैसे कहते हैं ना बियरिंग पॉइंट, बिहेवियर खुद का कितनी बर्दाश्त होती है इन बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए कि बार बार रिपीट कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं आपसे इसके जवाब तो लूँगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म के हवाले से, और सैवी परेरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर उम्मे अहमद, और वो बहुत डिटेल से और बहुत क्लियरली बता रही हैं कि ऐसे पेरेंट्स को अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा उनके यहाँ मौजूद है, उसको किस तरीके से टेक केयर करनी है। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में एक छोटा सा ब्रेक के मिलते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद है प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में, और आज हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म के हवाले से। और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि अगर किसी घर में ये बच्चा पैदा हो और वालिदैन को अगर उसको अच्छे तरीके से समझ ना आए कि बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, कैसे उसकी लाइफ को सही बनाना है, लुक आफ्टर कैसे करना है, तो सैवी परेरा साहब जैसे इदारे मौजूद हैं कि इनके पास दारुसुकून है। आप यहाँ पर भी उसको जो है वो रेजिडेंस के तौर पर भेज सकते हैं कि वो यहाँ रह के एक अच्छा शहरी बन सकता है अगर इसकी सही तरीके से पूरी टेक केयर की जाए। अच्छा, मैं आपसे ये बात पूछ रही थी कि जो इनके
केयर टेकर होते हैं, उनकी अपनी खुद की कितनी आप ट्रेनिंग करते हैं कि एक जब पेशेंट है बार बार हर चीज़ पूछ रहा है, छोटा बच्चा है, उसको नहीं समझ आ रही, कि इनके अंदर खुद कितनी बर्दाश्त होगी कि उस चीज़ को वो मैनेज कर सकें? देखिए, हमारे स्टाफ, जितने भी स्टाफ, उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल जब स्क्रीनिंग के बाद एक ओरिएंटेशन पूरी बाकायदा होती है ताकि अच्छा। ये लोग जैसे कहते हैं कुव्वत बर्दाश्त, बिकॉज बीटिंग और मतलब जिस तरह की नो वायलेंस इज टॉलरेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने पहले ही ये कहा हुआ है कि वायलेंस इन एनी फॉर्म टू द चिल्ड्रन और टू द रेजिडेंट्स एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ज़ाहिर है उनकी पूरी बाकायदा 15 से 20 दिन की ओरिएंटेशन होती है कि हैंडलिंग ऑफ चिल्ड्रन और किस तरह से इंटरेक्शन करनी है इन बच्चों के साथ, तो एक बाकायदा ट्रेनिंग कोर्स की जाती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ होंगे, आप मुझे बताएं कि जो ऑटिज्म है, क्या ये बहुत कॉमन होती जा रही है प्रॉब्लम, और ये जब किसी को हो जाता है तो क्या वो बच्चे नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं? कॉमन तो ऑब्वियसली यहाँ पर हो रही है अब। पहले इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अब बहुत सारे, क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आ गए हैं। एक तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्ट्रेस वन ऑफ द मेन फैक्टर है। अच्छा। मदर स्ट्रेस में अगर है तो उसका इफेक्ट बच्चे पे आएगा ही। अब Definitely, जरूरी हाँ। नहीं है कि वो ऑटिज्म हो, कोई किसी भी सूरत में आ सकता है। बिल्कुल ऐसी। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि न्यूट्रिशन आपके पास ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी डाइट किस तरह की है, ठीक है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में लाइक कहीं ऐसी जगह पे तो नहीं मदर है जहाँ पर रेडिएशन से एक्सपोजर या डिफरेंट तरह की इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जिसे हम कहते हैं कि उससे उनका एक्सपोजर हो रहा है, जिसकी वजह से ही बच्चे में ये आ सकता है। और जीन्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो जेनेटिक। फैमिली मैरिजेस का इतना वो नहीं है, नहीं फैमिली मैरिजेस का इतना वो नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे किसी सिबलिंग को अगर है, फॉर एग्जाम्पल अगर घर में माँ बाप का एक बच्चा है तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इसके दूसरे बच्चे में आने के, लेकिन वो भी आप 100% नहीं कह सकते। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एक फैक्टर मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूज़, स्क्रीन टाइम का यूज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि एक ट्रिगर फैक्टर है। नहीं, बच्चे के लिए अर्ली लाइफ में। ओके। जैसे मोबाइल फोन हम पकड़ा देते हैं बच्चों को या हम टैबलेट्स दे देते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है बच्चे के लिए। अच्छा। ठीक है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हम ना ही देखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हर स्क्रीन टाइम का हमेशा ही बैड इफेक्ट होता है। डेफिनेटली। ठीक है ना। और बच्चे का ग्रोइंग माइंड है, 5 साल की उम्र तक उसके ब्रेन को डेवलप होना है, तो उस टाइम वो जितना नेचुरल एनवायरनमेंट में रहे वो उसके लिए बेहतर। अच्छा, पहले ये होता था जब इतना ज्यादा मोबाइल यूजेज नहीं था कि टीवी भी अगर देखते तो एक टाइम होता था और फासला डिस्टेंस होता है कि देख के दूर बैठे, यहाँ तो आंखों के सामने लगा हुआ होता है। सबसे बड़ी आंखों, बाहर अब एक्सपोजर तो है नहीं ना बच्चों का कि बाहर जाके खेलें। अब वो बस वही टैबलेट मोबाइल में ही लगे रहते हैं, घर में ही बिल्कुल ऐसे हमारा माहौल माशरा ऐसा कितना खतरनाक हो गया, बाहर निकलते तो स्नैचिंग से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे ऑटिस्टिक बच्चों में अगर उनको एक टैबलेट देते हैं और कलरफुल जैसे कहते हैं ना पजल्स, और जो कि आजकल वैसे आते हैं पजल्स को करना या लाइंस को ड्रॉ करना, तो वो उनमें से थोड़ी सी क्या कहते हैं। अच्छा, वो ये सही कह रहे हैं कि वो इसमें जो है ना इंटरैक्टिव गेम्स जो होते हैं ना वो इनके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन सिंपल स्क्रीन टाइम एंड राइम्स लगा देना और बस बच्चे को मतलब वो उसके पजल्स हों, कुछ क्विजेस हों, कुछ ऐसे क्विज पजल्स, वो इनके लिए बेनिफिशियल है। क्रिएटिविटी हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव यूज है ना जो, तो स्क्रीन टाइम का पॉजिटिव यूज ये सही बोल रहे हैं सर कि आप उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सेवी परेर साहब, मुझे एक बात बताएं, चूंकि आप इतने सारे बच्चों को, लोगों को लुक आफ्टर करते हैं, ये फंड्स के हवाले से क्या सूरत हाल होती है कि आप क्या कहना चाहते हैं लोगों से कि आपके साथ खड़े हो, और किस तरीके से इन बच्चों की पूरी फुल जैसे लाइफ, खाना पीना, एजुकेशन कैसे मैनेज होता है सर? देखिए, हम आपको बता दूं कि हम पूरी कफालत करते हैं, यहाँ तक कि जब उनके लास्ट राइट्स जो बेरियल होते हैं वो भी हम लोग करते हैं। क्योंकि पेरेंट्स से हम रब्ता करते हैं, कुछ तो कहते हैं कि बच्चा आपके हवाले, आप अपनी मर्ज़ी से करें, जो करना है दफना दें। कुछ आते हैं पेरेंट्स, तो फंड्स के हवाले से चूँकि रमज़ान है, हमारी हर साल अपील यही रहती है कि हमें ज़कात एक्सेप्ट करते हैं। हमारे मुफ्ती साहब ने शरिया मतलब सर्टिफाइड कर दिया और फतवा भी जारी कर दिया। अच्छा। तो हम चूँकि वी गेट फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ सिंध, और हम ज़कात के ऊपर ज़्यादा अच्छा, यानी कि फोकस है कि आपके साथ इस सूरत हाल में खड़ा हुआ जा सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म के हवाले से, और सेवी परेरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बहुत सारे लोग मतलब ज़हनी और जिस्मानी मरीजों के अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं और सिंगल पेरेंट्स बच्चे होते हैं। ये बहुत सारे लोगों को जो है वो टेक केयर करते हैं, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनके साथ खड़े हुए हैं इस कार्य खैर में, और ताउन कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहबा, मैं आपकी तरफ आऊँगी, आप मुझे एक बात बताएं कि जब ये बच्चों का ट्रीटमेंट हो रहा होता है, वालिदैन अपने हिसाब से इनको चला रहे होते हैं,
चूंकि देखें एक इदारे की बात अलग है, माँ की और बाप की मोहब्बत एक अलग होगी, बच्चा मे भी कि वो जल्दी ठीक हो जाता, तो क्या ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाते हैं बच्चे? अच्छा, जैसे इदारे की जहाँ तक बात है तो वो ये इन्होंने जो कहा कि कुछ पेरेंट्स जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इनकी थेरेपीज। अच्छा, ओके। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ा इशू है, जो कि हमें ये एक तरह से एक पॉइंट हमें रेज करना चाहिए गवर्नमेंट के हवाले से कि गवर्नमेंट इस चीज़ में आगे आए, वो इन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट थेरेपी या कोई इस तरह से कोई कार्ड इस तरह से लोग हैं जो कि इदारे के बच्चों को इस तरह स्पॉन्सर करते तो हैं। आपको उसके पिकनिक के बाद फील होते है कि बच्चे फ्रेश हो गए, हैप्पी हैं? जब पिकनिक से वापस जब जा रहे थे वो नेक्स्ट यही पूछते हैं, सर अंकल वो नेक्स्ट कब जाएंगे? ओह यानी कि उनको इतना ज़्यादा एंजॉयमेंट होता है। ठीक है, तो ये बड़ी प्यारी बात है नाज़रीन। हम देखें अल्लाह ताला ने जो कहते हैं ना कि हम अगर खुदा न खास्ता हुकूक अल्लाह हमसे फ़र्ज़ पूरे ना हो तो अल्लाह ताला का और बंदे का मामला, लेकिन हुकूकुल इबाद ऐसा है कि अगर आपसे हुकूक इबाद में कोताही हो जाए तो अल्लाह ताला उस वक्त माफ़ नहीं करेगा जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा। और ये इदारे, ये लोग, ये डॉक्टर्स हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है, जो कि अल्लाह ताला के उन बंदों की मदद करते हैं जिनको दूसरे लोग मदद करने के काबिल नहीं समझते। और डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं कि हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म के, क्या वैक्सीनेशन का कोई किरदार है इसमें कि माँ ने कोई वैक्सीनेशन की या बच्चे ने नहीं, पैदाइश के वैक्सीनेशन का बाद? कोई इसमें वो नहीं है। अच्छा। वैक्सीनेशन आप शेड्यूल के हिसाब से पूरी वैक्सीनेशन करवानी ज़रूरी है। बहुत बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं इसमें कि इस वजह से ऑटिज़म हो सकता है और ये हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरा अब तक का यही है कि जितना मैंने देखा है और एक्सपीरियंस है उसमें ये है कि होने वाली चीज़ तो अल्लाह ताला ने जिसके नसीब में लिखी है तो बिल्कुल होके ऐसे, रहेगी, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। लेकिन जब वो चीज़ हो जाए तो आपको किस तरह से डील करना है, उसको एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करने। हाँ। और दूसरी चीज़, जो पेरेंट्स अफोर्डिंग है, देखें बात नॉन अफोर्डिंग की नहीं है, यहाँ पे अफोर्डिंग पेरेंट्स भी नहीं करना चाहते हैं बच्चों का, बिल्कुल ऐसे ही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो ये जी, सर जी। कह रहे हैं कि इनके पास सारे बच्चे नॉन अफोर्डिंग पेरेंट्स की तरफ से नहीं होंगे, बिल्कुल ऐसे। कुछ ऐसे अफोर्डिंग पेरेंट्स भी शायद हों कि जो करना नहीं चाह रहे, जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपना इन स्पेशल बच्चों में एक्स्ट्रा टाइम दे सकें। फादर बिजी है अपने बिजनेस में, मदर अपनी किसी और चीज़ में बिजी हैं, तो वो नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अफोर्डिंग पेरेंट्स हैं उनको खुद आगे आके चीज़ें, इतनी सारी वर्कशॉप्स आ गई हैं, इतनी सारे आप यूट्यूब्स पे चैनल्स हैं जिसमें आपको टेक्निक सिखाई जा रही है किस तरह से इन बच्चों पे काम करना है। और आप यकीन करें कि जो मदर जिस बच्चे के साथ माँ लग जाती है ना, उस बच्चे की तो कश्ती कहीं ना कहीं पार लगनी ही है। बिल्कुल ये क्योंकि अल्लाह ताला ने नायब बना के भेजा है। माँ को अल्लाह ताला ने क्या बना के भेजा है? दुनिया में उस बच्चे का नायब बनाया है। बिल्कुल ऐसे ही, तो मदर की स्ट्रगल जब अल्लाह देखता है ना, तो रास्ता भी अल्लाह ही निकालता जाता है ऐसे ही है। बिल्कुल और बच्चे को नॉर्मल की तरफ भी लेकर आ रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि जैसे बताए मैं यही बात कर रही थी ना, जी। देखें इदारे बेशक एक नेमत है, बिल्कुल। लोग वहाँ पे हैं, लेकिन जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, नेचुरल पेरेंट्स हैं, बॉन्ड, हाँ, नेचुरल एनवायरनमेंट, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उन लोगों की जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो जिस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों पे काम करते हैं, ठीक है, थेरेपीज उसके साथ साथ ज़रूरी हैं। थेरेपीज से पेरेंट जो है वो सीख कर आए और घर में अप्लाई करे तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है। और बच्चों पे जितना जल्दी इंटरवेंशन, यानी आप असेसमेंट बच्चे की 18 महीने से 2 साल की उम्र पे करवा लें तो बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद आप काम पे लग जाएं। क्योंकि जितना बच्चा आपको 5 to 7 ईयर्स की एज तक गेन कर लेगा, वो मैक्सिमम गेन होगी उसकी। अच्छा, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ना उसकी, जैसे जैसे वो गेन करता जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें आसान होती जाएंगी। लेकिन अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया बच्चे को कि 7 साल की उम्र तक आपने उसकी कोई थेरेपीज नहीं कराई या आपने उसमें डिले किया, ठीक है, तो फिर बच्चे के चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, उसके बिहेवियर शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, अपनी नीड्स नहीं बता पाएगा, तो बच्चे में बिहेवियर प्रॉब्लम ज़्यादा आनी शुरू हो जाएंगी। यकीनी तो एक बड़े बच्चे को बिठाना कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर टू एक 2 साल के बच्चे को गोद में लेके बैठ के थेरेपीज करना। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन करम, जिस तरीके से डॉक्टर साहबा ने हमें बताया, ऑटिज्म बच्चों की जो परवरिश है, जो माँ बाप और घर वाले मिलकर करते हैं, वो बेशक ये इदारे नेमत से कम नहीं, लेकिन वो बात फिर भी नहीं आ सकती जो कि घर वाले जो है उनको लाइफ की तरफ ला सकते हैं। कोशिश करें कि अपने बच्चों को खुद उनकी परवरिश करें। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद है प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में, और रमज़ानुल मुबारक का मुबारक माह है। हमारे साथ मौजूद हैं सैवियो परेरा साहब और इसके साथ मौजूद हैं डॉक्टर उम्मे ऐमन। कोशिश करें कि इन लोगों की नेकी में इनका साथ दें, कार खैर में इनका साथ दें, अपनी ज़कात और खैरात भी आप इनको दे सकते हैं और यकीनी तौर पर ये इन मासूम बच्चों की भलाई के लिए काम आएगी। अच्छा सैवियो परेरा साहब, मैं आपके पास आऊँगी। आप मुझे ये बताएंगे, जो बच्चे आपके पास मौजूद हैं, जिनकी आप लुक आफ्टर करें, ठीक है, इनके लिए वहाँ पे जो क्या सूरत हाल होती है? स्कूलिंग भी वहीं पर है, खाने पीने का किस तरीके से मैनेज किया जाता है, और
इन बच्चों को किस तरीके से ख्याल किया जाता है? वेल देखें, स्कूलिंग एक पूरा जो सेकंड फ्लोर है वो एक रिहैब डिपार्टमेंट है, जहाँ पर स्पीच डिपार्टमेंट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट है, फिजियो डिपार्टमेंट है और स्पेशल एजुकेटर्स भी हैं। इनकी जहाँ तक खुराक का ताल्लुक है तो रिसर्च तो ये कहती है कि इन बच्चों में क्या कहते, वी हैव टू स्टॉप, मतलब नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खाएं, आर्टिफिशियल चीज़ों से अवॉइड करें, एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स और जिसमें कलरिंग होती है, जो जूसेस आते हैं आजकल जिसमें वो फ्लेवरिंग, तो वो ना दें उनको। अच्छा, वो हम यही कोशिश करके कम से कम इन बच्चों को वो चीज़ें ना दें। और जहाँ तक वीट जो ग्लूटेन फ्री जिसे कहते हैं, वो उससे कहते हैं उनको ट्रिगर करते हैं। अच्छा। तो कोशिश ये करते हैं कि इनको वीट और बार्ली और जो भी ग्रेन्स हैं वो हमारे किचन वाले, इनका एक स्पेशल डाइट होता है फिर। अच्छा। ताकि इनको ट्रिगर्स ना हो इनकी इस तरह की। और अगर इन बच्चों को कोई इन्फेक्शन डिजीज हो जाती है, कोई और बीमारी हो जाती है, क्या सूरत हाल होती है? तो उस सूरत में तो हम इनकी ओपीडीज डिफरेंट हॉस्पिटल्स में कराते हैं, और जहाँ जहाँ हम जाते हैं, दारुल सुकून का नाम सुन के वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो हमसे इतना ताउन करते हैं कि इनकी ओपीडी कंसल्टेशंस वगैरह हमारे लिए फ्री करते हैं। ये भी बड़ी नेकी की बात है डॉक्टर्स के, जाहिर सी बात है डॉक्टर्स का दिल तो वैसे ही बड़ा नरम होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आप बताएं कि ऑटिज्म जो कि जब बच्चे को हो गया है, इस बारे में लोगों में बहुत सारे मिथ्स हैं, या हमारे माशरे में कौन सी ऐसी तब्दीलियों की ज़रूरत है कि बच्चे कंफर्टेबल और इजी फील करें? भाई सबसे पहले तो जैसे अगर कोई पेरेंट है जो अपने बच्चे पे स्ट्रगल कर रहा है, तो मेरा ये पर्सनल जिसे कहते हैं, मैं देखती हूँ कि अगला बंदा ना उसको जज ना करे। अच्छा। जो उस पेरेंट को, अच्छा, मतलब बहुत सारी जगह पे ये सुनने को मिल रहा होता है कि माँ ने टाइम नहीं दिया ना, देखें इसलिए हो गया। ओ अच्छा, ठीक है ना। और इनका बच्चा तो कंट्रोल में ही नहीं है, इतना बदतमीज बच्चा है। ठीक है, कहीं पर भी आपको नहीं पता कि आप उस पे वो पेरेंट कितना स्ट्रगल कर रहा है सिर्फ उस बच्चे को एक जिसे कहते हैं ना रूटीन या शेड्यूल को फोकस करवाने के लिए। ठीक है, अब उसमें ये होता है कि लोग इंटरफेयर बहुत कर रहे होते हैं। अच्छा, लोगों को ये चाहिए कि जब भी वो इस तरह का कोई अनयूजुअल बच्चा अगर देख रहे हैं कि वो अनयूजुअल हरकत कर रहा है मॉल्स में या कहीं पार्क में भी, तो उन्हें उसको जो है ना अडेप्ट कर लेना चाहिए, यानी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए फ़ौरन से, बजाय इसके कि आप उसको वियर्ड तरीके से देखें और मतलब जज करें पेरेंट्स को। ठीक है, फिर उनको अजीब अजीब लुक्स दें। बाहर के मुल्क में ऐसा नहीं होता। बाहर के मुल्क में आपको पता है ना कि हम कुछ भी पहन के ही बाहर चले जाएंगे तो आपको नहीं देखने वाला, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको शुरू से ये इतना ज़्यादा दिमाग उनका ट्रेन हो चुका है कि हमें पर्सन एक बंदे से बातचीत करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम उसके अपीयरेंस और उसकी बाकी सारी चीज़ों को इतने मद्देनजर रखें। इसी तरह बाहर जो है ना, इन बच्चों की एक्सेप्टेंस भी ज़्यादा है, इंक्लूजन भी ज़्यादा है। हमारे यहाँ यही चीज़ करवाने की ज़रूरत है कि जैसे मॉल्स हैं, पार्क्स हैं, स्कूल्स, ख़ास तौर पे इन बच्चों के लिए स्कूल्स, जैसे अगर दारुल सुकून, तो जैसे ये तो एक वो चीज़ है ना कि जैसे पेरेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर रहे या जिन पेरेंट्स ने छोड़ दिया है, लेकिन जो पेरेंट्स अपने बच्चों पे खुद काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो किसी नॉर्मल स्कूल में भी अगर करवाना चाह रहे हैं इन बच्चों का विद द हेल्प ऑफ सम रिमीडियल टीचर, तो स्कूल्स को भी चाहिए कि कुछ स्कूल्स इस तरह से एक्सेप्ट करें बच्चों को कि जो बच्चा इतना एग्रेसिव नहीं है, जिसमें माइल्ड ऑटिज्म है और वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ सकता है, तो व्हाई नॉट, क्यों उसका मतलब उसका अच्छा, ताकि वो नॉर्मल चाहिए। हाँ, बिल्कुल जी, जो राइट है वो बिल्कुल ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ सिंध गवर्नमेंट का एक ब्रांच ऑफ डिपार्टमेंट है, जिन्होंने बेसिकली दे आर वर्किंग टुवर्ड्स कि उन स्कूल्स जो नॉर्मल स्कूल्स हैं उनको इंक्लूसिव बना दिया जाए, ताकि इस तरह के बच्चे उन स्कूल्स में एडमिशन ले सकें। अच्छा, जिनके सिम्टम्स सिवियर नहीं है वो बिल्कुल नॉर्मल स्कूल में पढ़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ रिसोर्स टीचर और शैडो टीचर हम जिसे कहते हैं, तो भी कर सकते हैं। तो ये डिपार्टमेंट उन स्कूल्स के ऊपर इन्फोर्स अभी ये कर रहा है कि यू हैव टू पुट दीज चिल्ड्रन इन नॉर्मल स्कूल्स, ताकि ये आप ताकि इन्वायरमेंट जितने भी उस उम्र के बच्चे हैं वो अभी से जानना शुरू हो जाएं कि व्हाट इज़ ऑटिज्म या व्हाट इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़, ताकि वो जब बड़े हों तो जैसे कहते हैं ना कि स्टिग्मेटाइज ना हो, इंक्लूड हो जाएं सोसाइटी में। अच्छा, जैसे तरह आपने बात की कि जो बच्चे इतने ज़्यादा नहीं होते, माइल्ड मॉडरेट की बात की, तो आप लोग के पास ऐसे बच्चे हैं जिनको आप फील करते हैं कि ये तो बहुत लाइट सा है इसका प्रॉब्लम? जी लाइट है, और इम्प्रूवमेंट के बाद उनको हम एक जैसे कहते हैं नॉर्मल की तरफ, नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले आते हैं। और काफ़ी सक्सेस स्टोरीज हैं इस तरह के, अच्छा, जो कि अब नॉर्मल हो गए हैं। आई थिंक इट टेक्स टाइम। जो माइलस्टोन एक बच्चे ने 3 साल में करना है वो उसने 10 साल लगा दी, लेकिन वो फिर डेफिनेटली कर लिया है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, मेहनत चाहिए। हाँ, मुझे एक बात बताएं कि जैसे ये बच्चे होते हैं, इनकी कौन सी ऐसी खूबियां होती हैं जो कि इनकी स्ट्रेंथ बन जाती है?
अच्छा, इसमें डिफरेंट है ना, मतलब इसमें कुछ बच्चे जो हैं वो आर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ रीडिंग में बहुत अच्छे हो रहे होते ड्राइंग हैं। में भी बड़े अच्छे ठीक होते है, आर्ट्स, वही मैंने जो कहा ना, आर्ट्स में। अच्छा, और जो ये बच्चों की कैपेबिलिटी है ना, कि जैसे वो एक मेन चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे, लेकिन वो रूम की माइनर चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। तो एक मैंने एक जगह पे एक वीडियो में एक बच्चे का ही सक्सेस स्टोरी पढ़ी थी, जिसमें ये था कि उस बच्चे ने उसको जिस चीज़ के लिए उसको बुलाया था उस चीज़ पे फोकस नहीं किया, लेकिन जब वो घर गया उसने पूरे उस रूम की ड्राइंग बनाई अपने घर में। अच्छा। और उसमें एक एक चीज़ वो वैसी ही उसने जो है ना पेंट की थी, हाँ। जो वो उस रूम में मौजूद थी। अच्छा। तो ये माइनर डिटेल्स हैं, अच्छा। ये भी कैपेबिलिटीज होती हैं इनके अंदर। हमें नहीं पता इनका ब्रेन किस तरह से, इट्स जस्ट लाइक अ कंप्यूटर। ठीक है, हमें नहीं पता इनका ब्रेन इस वक्त क्या परसीव कर रहा है, किस तरह से परसीव कर रहा है, लेकिन ये है कि इनमें कैपेबिलिटीज होती हैं। वो हमें पता करना है कि किस बच्चे में कौन सी कैपेबिलिटी है, वैसे क्योंकि हर इसका बच्चा। जिस तरह आपकी बात है, इससे तो थोड़ा सा ये मुझे नतीजा होता है कि बच्चे अगर मौजूद हैं जहाँ पे आप, तो इनकी मूवमेंट किसी इंटरेस्टिंग उस पर चल रही होगी कि ये चीज भी है और हम इसको मजीद कुछ बना सकते हैं, कर सकते हैं, या मैं बिल्कुल। जो ये हमारी तवज्जो होगी बच्चे पे कि बच्चा हमें नहीं सुन रहा, लेकिन जो आपने जिस तरह बताया कि हाँ। एनवायरमेंट पे उसकी तवज्जो होती है, बिल्कुल। इसका मतलब ये तो बड़े ये क्रिएटिव बड़े बच्चे होते जीनियस हैं। बड़े जी, जीनियस बच्चे भी होते हैं, क्योंकि इनके पास कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। हाँ, जैसे डॉक्टर हाँ। कह रही हैं, इन्होंने आप किसी सीक्वेंस में किसी कलर के बॉल्स को रख लें, 50 बॉल रख लें, उन्होंने एक मरतबा देख लिया, उन्होंने उसी तरह से सेटिंग करके, अच्छा, जो मतलब इतनी अच्छी हाँ, हम अक्सर डिटेल, जैसे वीडियोस फाइनर जैसे देख रहे डिटेल्स। होते हैं कि कोई जो ना किसी खिलौने के लिए कोई चीज डाल दी बॉल जी। और किसी बर्तन में, और फिर वो घुमाया तो जी, बंदा वही बताता है कि जी, इसके नीचे बिल्कुल बॉल है। इनकी बहुत। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑटिज्म के हवाले से डॉक्टर साहिबा ने जितनी डिटेल से हमें बताई है, ये बातें मेरे ख्याल से हमारे जो नाजरीन सुनने वाले हैं उनको बहुत अवेयरनेस मिलेगी। और देखिए, बात क्या होती है कि अल्लाह ना करे जो आपके घर में कभी ऐसा कोई बच्चा हो, लेकिन अगर आपकी नज़र में, आपके नेबर्स में, अपने आपके अजीज़ और अकारिब में, या हमारे घर के जो मेट्स वगैरह होते हैं, किसी में ऐसा बच्चा हो, तो उसकी ट्रीटमेंट करवाने के लिए डॉक्टर के पास मशवरा दें। और जिस तरीके से डॉक्टर साहिबा ने बताया है कि फैमिली के लोगों का उस बच्चे के साथ अच्छा बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाता है। अब सैवियर परेरा साहब जैसे इदारे, वो भी बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं ऐसी बच्चों की ज़िंदगी बनाने के लिए, ताकि वो एक अच्छे शहरी बन सके। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपसे तो बात करी, सैवियर परेरा साहब मुझे एक बात बताएं कि ये जो आपके पास बच्चे आते हैं, तो आप कितनी उम्र तक ये अभी आपके पास चल रहे हैं कि एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, कोई काबिल हुआ है कि वो जॉब वगैरह कर सके? जैसे 4 ऐसे हमारे बच्चे हैं जिन्होंने नॉर्मल लाइफ में एक नॉर्मल जॉब इनको मिल गया है। अगेन हमने कुछ ऐसे बच्चों को हमारे इदारे के अंदर ही कुछ मीनिंगफुल जॉब्स दे दिए हैं। अच्छा। एक टी बॉय, मतलब इस तरह के, ताकि वो एक अपने आप को एक इम्पोर्टेंट फील करें, हाँ, और confidence feel करें और अपने। माशरे का हिस्सा। हाँ, हाँ, हाँ। सो भी हम काफ़ी ऐसे स्टोरीज हैं अच्छा। हमारे पास, हमने अपने यहाँ इदारे के अंदर जॉब दे दी है, और कुछ जो हैं वो बाहर भी जॉब कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं, जब किसी घर में ऐसा बच्चा है, तो पेरेंट्स का तो चलें किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट, घर के जो दूसरे बच्चे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी कि वो किस तरीके से उस बच्चे के साथ बिहेव करें कि वो भी अपने आप को उन्हीं के हिसाब से बच्चा समझे? अच्छा, इसमें फिर मैं ये कहूँगी कि जैसे बच्चे के पेरेंट्स हैं, बच्चे के साथ दूसरे का बिहेवियर हमेशा उतना ही अच्छा रहेगा जितना उसके पेरेंट का बिहेवियर अच्छा रहेगा। ठीक है, पेरेंट, अगर आपका बच्चा, क्योंकि जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो आप इजीली सोशलाइज नहीं कर पाते, तो किसी भी सोशल गैदरिंग में या किसी भी ऐसी जगह पर माँ ने बच्चे को सिखाना है, इंटरेक्शन सिखाना है कि किस तरह से आपको फ्रेंड्स बनाना है, किस तरह से आपने प्ले के लिए अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है। ठीक है, अब इनमें इतनी टेंडेंसी नहीं है कि ये अपने आप को बोलें कि मुझे भी खेलना है, लेकिन इनका दिल है कि मुझे खेलना है। ठीक है, तो लेकिन जो इतनी इस तरह की मदर है ना, कि जो अपने बच्चे पे काम कर रही हैं, मैं बता रही हूँ ना, एक पेरेंट से अच्छा बॉन्ड बनता है और वो माँ ही होती है यूजुअली। ऐसे ही है। ठीक है, क्योंकि बच्चे पे काम कर रही होती है, वो देख रही होती है, थेरेपिस्ट को भी काम करवाते हुए देख रही होती है। तो फिर माँ का काम ये आ जाता है कि अगर बच्चे को असेस कर लिया कि बच्चे को उसका दिल है खेलने का, तो फिर आप अपने आप को जल्दी जाके बच्चे के साथ एक सराउंड, मतलब गैदरिंग में, बच्चों की ही गैदरिंग में आप प्ले डेट्स अपने घर में रख सकते हैं बहुत सारे, कि बच्चों को बुलाएं अपने घर में, और छोटे मोटे आपने जिसे कहते हैं ना टेक अवेज, और इस तरह की गुडी बैग्स वगैरह अरेंज कर दिए। बर्थडे सेलिब्रेट्स कर सकते हैं आप इस तरह से कि बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट की, उसमें एक सोशलाइजेशन, इंटरेक्शन का एक अच्छा मिल जाएगा आपको एनवायरनमेंट, जो घर पे काम करना चाह रहे हैं। और जो दूसरे लोग हैं वो यही है कि अगर आपको कहीं ऐसा बच्चा लग रहा है तो उसके लिए आसानी दें आप।
अच्छा ठीक है, आसानी इस सेंस में कि देखें इन बच्चों में वेटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये अच्छा। बच्चे वेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक बच्चा हमारे किसी जानने वाले का है, तो वो जैसे स्कूल में है, तो वहाँ के बच्चे इतने ट्रेंड हैं माशाल्लाह से, स्कूल का मैं नाम मेंशन नहीं करना चाह रही, लेकिन वहाँ के बच्चे इतने ट्रेंड हैं कि अगर कैंटीन की लाइन लगी होगी तो सारे बच्चे हट जाएंगे, पहले उस बच्चे को बोलेंगे आप ले लो, खरीद लो, अच्छा, दैट्स गुड। क्योंकि वेटिंग टेंडेंसी नहीं है इन बच्चों में, वेटिंग नहीं है। इसी तरह बाकी लोग भी, घर के लोग भी इस तरह से कर रहे हैं कि भाई अगर उस बच्चे की कोई चीज़ आपको लग रही है कि जिसकी वजह से बच्चे को बिहेवियर आ सकता है, ठीक है, तो वो आप उसको थोड़ा जल्दी समझ के आप जल्दी उसको प्रोवाइड कर दें। अच्छा, आपकी इस वेटिंग वाली बात से एक चीज मुझे समझ आई कि जैसे बच्चे हैं और अगर किसी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं माँ बाप से, तो वो चाहता होगा कि मुझे फौरन मिल जाए। नहीं, लेकिन इसमें आपको डिफरेंशिएट करना है कि अच्छा। बच्चे को क्या चीज़ की ज़रूरत है। देखें, हम हर चीज़ तो अपने आम बच्चों को भी नहीं Definitely दिला रहे नहीं होते ना, देते, इससे तो बिल्कुल बच्चे के ऐसे, हाँ। वो नेगेटिव बिहेवियर आ जाएगा कि वो समझेगा कि हर चीज़, इससे ये बच्चों को ट्रेन करना है। अच्छा। हमें ये लग रहा होता है कि हम इनको कुछ भी ना बोलें, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा। नहीं है। आपने इनको इस तरह से ट्रेन करना है, ट्रीट देम लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड। Normal child। जितना आप इनको जैसे नॉर्मल डांटते की हैं तरह दूसरे बच्चों जी, को, हाँ। आप जितना नॉर्मल लेके चलेंगे इनको, उतना ही ये अपने आप को इंक्लूड समझेंगे कि नॉर्मल एनवायरनमेंट में। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये ठीक है। चीज़ सीखना। अच्छा, ये स्ट्रीमिंग क्या है? इस बारे में लोगों के बड़े मिथ हैं और बड़े मिसकॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, स्ट्रीमिंग जैसे मैंने आपको कहा कि एक बच्चा, मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ तो अब एक ऑटिस्टिक बच्चा है, वो इतनी जल्दी जल्दी हमारी बात को समझ नहीं पाएगा, अच्छा, ठीक है, उसके Okay। ब्रेन में इतनी जल्दी सिग्नल नहीं जा रहे। मैं अगर एक वर्ड में आपसे बात कर रही हूँ, हेलो बोल रही हूँ, तो हेलो का सिग्नल तो शायद उसके ब्रेन में चला जाए, लेकिन अगर मैं बाकी कन्वर्सेशन, जो लंबी लंबी कन्वर्सेशन है, ये चीज़ इनकी एक हिंड्रेंस होती है। ये लॉन्ग कन्वर्सेशन जो है ना, वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। अटक अटक के बोलते हैं। नहीं नहीं, कंटिन्यू ही, मतलब कर ये नहीं इतना सकते। लंबी कन्वर्सेशन Mind accept नहीं करता। मतलब लंबे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं इंस्ट्रक्शंस को भी नहीं फॉलो Okay। करेंगे, इंस्ट्रक्शंस को ब्रेक कर दें। करेंगे, अच्छा। ठीक है, और ना इनिशिएट इतनी जल्दी कर सकेंगे। जैसे हमने अगर देखा कि कोई बंदा बैठे, हम फौरन से उससे गुफ्तगू शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग नॉर्मली भी नहीं करते, हाँ, जिन्हें हम हाँ। इंट्रोवर्ट कहते हैं, कि वो थोड़े रिजर्व पर्सनालिटी हाँ, होती है। हाँ, जी, बिल्कुल। लेकिन ऑटिस्टिक बच्चों में तो ये एक इनके एक सिम्टम है कि ये इनिशिएट नहीं कर पाते गुफ्तगू, अच्छा, वो हमें सिखाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा। लेकिन स्ट्रीमिंग के लिए वो बच्चा इस तरह से कि मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ, अगर वो बच्चा उस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल नहीं है, तो वो अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए कुछ ऐसी हरकत करेगा कि जिससे वो हमारी तवज्जो उसकी तरफ जाएगी। नहीं नहीं, अच्छा। जिससे वो नॉर्मल अपने आप को फील करवाए, अच्छा, ठीक है। वो अपने सेल्फ कंट्रोलिंग बिहेवियर है कि खुदा ना खास्ता अगर उस वक्त उसको एग्रेसिव फील हो रहा है, उसका दिल चाह रहा है कि वो, क्योंकि ऑटिज्म में नेगेटिव बिहेवियर्स भी हैं, ठीक है, तो उसका दिल उस वक्त ये चाह रहा है कि मैं अब जो है ना, मतलब ये बंदा चुप हो जाए, अच्छा। ये बात ना करे अब, या ये चुप पसंद हो नहीं आ जाए, रहा उसको। हाँ, मतलब ये एक्सेसिव टॉक कर रहे हैं, मेरे ब्रेन में इतना सिग्नल जा रहे हैं, तो वो स्ट्रीम करके अपने आप को रेगुलेट करेगा। अच्छा, ये चीज होती है, तो सही। उससे वो अपने नेगेटिव बिहेवियर्स को कंट्रोल कर रहा है, तो एट टाइम्स स्ट्रीमिंग इज अ गुड थिंग। अच्छा, Because यानी कि इन these बच्चों children- में दोनों होता है कि पॉजिटिविटी भी है, क्रिएटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, हाँ, हर बिल्कुल। तरीके का जो बिल्कुल, इसका बिहेवियर हो सकता है। बिल्कुल। ठीक है, प्रोग्राम का टाइम तकरीबन सिर्फ 2 मिनट है। सैब पर साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे और डॉक्टर साहब आप क्या देना चाहेंगे, पहले बताइए। मेरा सिर्फ ये मैसेज है कि इंक्लूजन आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड इन बच्चों को इंक्लूड करें, एक्सेप्ट करें, इंक्लूड करें और रिस्पेक्ट करें। और हमारे जैसे इदारे दारुल सुकून, हमारी पूरी सपोर्ट हम डिपेंड करते हैं डोनेशंस और ज़कात इन चैरिटी। सो डू सपोर्ट प्लीज़ प्लेसेस लाइक दारुल सुकून एंड एनी अदर चैरिटी डूइंग वर्किंग टुवर्ड्स इंक्लूजन। ठीक है जनाब, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? मेरा मैसेज, वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, लेकिन मेरा मैसेज मदर्स के लिए है। वो मदर्स जो जिन्हें पता चलता है कि बच्चे में ये प्रॉब्लम है, तो ज़ाहिर है एट फर्स्ट वो बहुत डिप्रेस फील करती हैं, और विद टाइम भी आहिस्ता आहिस्ता वो डिप्रेस होती हैं। लेकिन डिप्रेशन को मोटिवेशन बनाएं। डिप्रेस होकर आपने बैठना नहीं है, आपने उसको एक समझे अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करें, और आपने बच्चे पे काम करना है, रिजल्ट आपके सामने आएगा फिर। उधर टेंशन जब खत्म ना हो रही हो तो टेंशन से दोस्ती कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने काम करना है तो ही रिजल्ट आएगा, और वही चीज़ आपके डिप्रेशन को कम करेगी। जितना बच्चा मैनेजेबल हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा ज़िंदगी गुजारना उसके साथ। बिल्कुल ऐसे ही जनाब। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम हमने आपके लिए पेश किया, ये 31 मार्च को वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया जाता है, और सेवियर परेरा साहब जैसे इदारे यानी दारुल सुकून और किसी नेमत से कम नहीं है। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने ऑटिज्म पे जो है बड़ी डिटेल से हमें अवेयरनेस दी है।
क्योंकि एक बात बस मैं आपको बताती चलूँ कि ये अगर किसी घर में कोई बच्चा बीमार होता है तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन अगर ऑटिज्म का बच्चा पैदा हो तो पूरी लाइफ माँ बाप की डिस्टर्ब हो जाती है। तो कोशिश करें कि अल्लाह ताला सब पे करम फरमाए, और अगर ऐसा बच्चा है तो उसकी परवरिश अच्छी करें। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी से अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।